बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक जो एंजियोफाइब्रोमा है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने लगे हैं। एंजियोफाइब्रोमा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिनाइन ट्यूमर है। इट कम्स विद द नेम ऑफ जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा। जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा। एज द नेम इंडिकेट्स के यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स, एंजियो मींस ब्लड वेसल्स, वैस्कुलेचर होगा, फाइब्रोमा मतलब फाइब्रस कंपोनेंट होगा और उसका ओमा है मतलब के ये एक बिनाइन ट्यूमर है ऑफ वैस्कुलेचर एज वेल एज द फाइब्रस कंपोनेंट एंड इट इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द नेसोफेरेंज। परसों हम लोगों ने एपिस्टेक्सिस में बेसिकली पढ़ा था कि जहां हम लोगों ने एपिस्टेक्सिस में पढ़ा था कि लोकल कॉज होती है, हमने पढ़ा था नेसोफेरेंजियल कॉजेस भी होती है। एंड अमंग द नेसोफेरेंजियल कॉजेस वी स्टडीड कि हमारे पास एक कॉज ये भी होती है जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा जो कि एपिस्टेक्सिस बहुत कराती है। इस कंडीशन में इतनी एपिस्टेक्सिस होती है, इतनी रिकरेंट एपिस्टेक्सिस होती है, हमारे पास रिकरेंट एपिस्टेक्सिस होती है कि पर्सन जो है अनीमिया के साथ ही प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, इसकी इटियोलॉजी बहुत मजे की है। वो ये है कि इट इज रिलेटेड टू एज। एज कौन सी? मोस्ट प्रोबेबली जो है एक पर्सन जो पुबर्टी की एज में है, पुबर्टी या एडोलेसेंट। इट इज मोस्ट कॉमन इन मेल्स। सी नहीं होगा आपके पास, प्रेजेंट कैसे करेगा ना एक पर्सन? प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या होगी? प्रेजेंट कैसे करेगा एक पर्सन? एक टीनेज बॉय होगा, टीनेज बॉय जो रिसेंटली जो है उसकी बॉडी में जो है उसके सेक्स हार्मोन्स की चेंजेस आ रही है, टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट आ रहा है, टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट आ रहा है, दैट वुड बी वेरी प्रोमिनेंट। ए टीनेज बॉय दैट वुड प्रेजेंट टू इमरजेंसी स्पेशली विद अ कंप्लेन क्या होगी? ये रिकरेंट एपिस्टेक्सिस होती है उस बच्चे को, रिकरेंट एपिस्टेक्सिस होती है जिसकी वजह से वो पर्सन अनीमिक भी होगा। वो कहेगा कि उसको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी है। जब भी एपिस्टेक्सिस हो रही है, जब भी जो है यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कोई मैस है, फाइब्रोमा है, उसे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होनी ही होनी है। एक मैस है जिसने पूरे एंटीरियर या पोस्टीरियर कॉर्नर को ऑब्स्ट्रक्ट किया होगा, देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी है, नेजल डिस्चार्ज भी है। डीएनएस में भी हमने पढ़ा था कि जिस साइड पे नेजल सेप्टम डेविएट होता है, इस साइड पे हमारे पास जो है नेजल, दूसरी साइड पे नेजल सेप्टम डेविएट है, इस साइड पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो इस साइड पे विल बी हैविंग डिस्चार्ज। ठीक है, एक टीनेज बॉय प्रेजेंट करता है विद नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल डिस्चार्ज, हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट एपिस्टेक्सिस, और इतनी बुरी एपिस्टेक्सिस है कि भाई उसको एनीमिक प्रेजेंट हो रहा है और उसकी जो आवाज है, चूंकि अब उसका नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, नाक बंद है, हम सबकी आवाजों में थोड़ा सा नोबोजियल कंटेंट होता है जो नाक से, जो साइनसिस है, जैसे खाली नाक से या साइनसिस से प्रेजेंट करता है। नोबोजियल वॉइस सारी रेजोनेंट होकर साइनसिस से निकलती है मुंह से, लेकिन उस पर्सन की नोबोजियल वॉइस नहीं होगी। देयर वोंट बी एनी नोबोजियल कंटेंट। उसकी नेजल्स, यहाँ कहते हैं नेजल स्पीच नहीं होगी। नेजल स्पीच को टेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में नून गुना कहते हैं, नून गुने नाक बोले या एन बोले। एन जो है वो हम लोग नाक बंद करके नहीं बोल सकते, लेकिन इफ आई एम स्पीकिंग आमीन बोलना है मैंने, ठीक है, आमीन ऐसे तो मैं नॉर्मली बोल सकती हूँ, बट द मोमेंट आई होल्ड माय नोज, आमीन, एन नहीं बोला जाएगा मुझसे। ठीक है, इस तरह कुछ अल्फाबेट जो नाक से निकलते हैं, नेजल स्पीच होती है। ये टेस्ट करा के भी हम देख सकते हैं कि उसका नाक जो है बंद है। ये तो पर्सन प्रेजेंट करेगा, क्या प्रेजेंट कर रहा है, क्या है क्या नहीं है, इस चीज के साथ प्रेजेंट करेगा। आपके दिमाग में डिफरेंट डिफरेंशियल्स बनेंगे, जिसमें से एक डिफरेंशियल एंजियोफाइब्रोमा भी होगा। व्हाट इज नाउ एंजियोफाइब्रोमा, वेयर इट इज प्लेस्ड, होता क्या है, बनता क्या है, अब हम इटियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। Angiofibroma, angio means vasculature, fibroma means fibrous tissue, oma means it is a benign tumor. ये एडोलेसेंट मेल्स में होता है, टेस्टोस्टेरोन के डिपेंडेंट होता है, बट ये होता क्या है?
होता कुछ यूं है कि एक हमाटोमैटस निडस पड़ा होता है, एक छोटा सा एक आउटग्रोथ से हमाटोमैटस कहते हैं, जिसमें तीनों किस्म की जर्मिनल लेयर्स का मटेरियल मौजूद हो। एक निडस पड़ा होता है, एक छोटी सी चीज पड़ी हुई होती है, नेजोफेरिंक्स। जो ही पर्सन हिट्स टीनेज या हिट्स puberty, especially in males, under the effect of the testosterone, ये अच्छा खासा बड़ा होकर बन जाता है एंजियोफाइब्रोमा इन द नेजोफेरिंक्स। और ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, पीछे किसी नेयर को जाके ब्लॉक कर देता है, हमारे पास नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, फिर नेजल डिस्चार्ज होता है, ये सारी फिर एक थ्योरी। ये क्या होता है, कहाँ होता है, ये बनता कहाँ पे? पहले कहते थे कि ये फ्लोर ऑफ द नेजोफेरिंक्स, ये अगर नोज है, ये नेजोफेरिंक्स है, या अगर हम सारा ट्री बनाते हैं ट्रैकिया का, ओके बहुत बड़ा ट्री बना है, इस अगर सारा ट्रैकिया का ट्री है, ये हमारे पास पीछे नेजोफेरिंक्स है। पहले लोग कहते थे कि नेजोफेरिंजियल ग्रोथ है, ठीक है, नेजोफेरिंजियल पहले इट वाज कंसीडर्ड फर्स्ट थ्योरी है ये, लेकिन अब नहीं कंसीडर किया जाता, कहते हैं नेजोफेरिंक्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। सीन ये है कि ये बनता है एट द सुपीरियर मार्जिन ऑफ द स्फीनोपैलेटाइन फोरम। अगर ये फेस है, ये एक फेस मैं बना रही हूँ, ये आंखें हैं, ये नाक है और ये लिप्स हैं, इस फेस को अगर मैं ऐसे की बजाय 3D में इस तरह ऐसे करके दिखा दूं, इसकी शेप चेंज कर दूं, इसकी मतलब साइड चेंज कर दूं, वी हैव दिस फेस, ओके, कंसीडर दिस इज अ फेस, ये उसकी नाक है और ये उसकी आंखों के डिप्रेशन। आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग दिस। ठीक है, तो यहाँ पे नाक के करीब जो मैक्सिलरी साइनसेस हैं, इसको अगर 3D दिखाएं, मैक्सिलरी, ये नाक के करीब इस साइड पे वी हैव अ मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस की पोस्टीरियर वॉल के भी पीछे हमारे पास सुपीरियर टू सफिनोपैलेटाइन फोरम है। इन सफिनोपैलेटाइन फोरामेन, अब आपने हेड एंड नेक में पढ़ा था, बीडी में पढ़ा था कि स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन कैसा फोरामेन है, उसके इर्द हमारे पास टेर्गोपैलेटाइन फोसा भी होता है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट नर्व्स और डिफरेंट गैंग्लियन, जैसे टेर्गोपैलेटाइन फोसा में टेर्गोपैलेटाइन गैंग्लियन भी पड़ा हुआ होता है, डिफरेंट नर्व्स आ रही होती हैं, जा रही होती हैं। ये समझ आ गया, हमाटोमैटस निडस है जो ग्रो कर जाते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। इसमें रेस कर दूं, मैं रेस कर दूं इसे, अगर समझ आ गया बता दी। चलो ठीक है, मैं कर, थैंक यू। अच्छा, ये समझ आया कि सुपीनोपैलेटाइन फोरामेन जो कि मैक्सिलरी साइनस की पोस्टीरियर वॉल के भी पीछे होता है, वहां पर ग्रो करता है हमारा मशहूर जमाना एंजियोफाइब्रोमा। ठीक है, ये हमारे पास है मैक्सिलरी साइनस, उसकी पोस्टीरियर वॉल के पीछे हमारे पास एंजियोफाइब्रोमा ग्रो करता है। अभी हम एक और बात स्टडी करेंगे, जब इसकी लेट्स सपोज ये सफिनोपैलेटाइन फोरामेन था, ऐसे करके सफिनोपैलेटाइन फोरामेन में ये ग्रो किया मैक्सिलरी साइनस के पीछे। जब इसने ग्रोथ इसकी हुई, ग्रोथ करने की वजह से क्या ये मैक्सिलरी साइनस पे प्रेशर नहीं डालेगा? क्या मैक्सिलरी साइनस की पोस्टीरियर वॉल पे प्रेशर नहीं डालेगा? डालेगा, बिल्कुल डालेगा। अब लेट्स सपोज मैक्सिलरी साइनस की वॉल अगर बिल्कुल सीधी थी, तो प्रेशर की वजह से इट विल बल्ज इन। अगर मैक्सिलरी साइनस की वॉल पहले स्ट्रेट थी, इसके प्रेशर डालने की वजह से क्या हो जाएगा, इट विल बल्ज, ऐसे करके बल्ज आ जाएगा। ये सारा एंजियोफाइब्रोमा है और ये हमारे पास बल्ज आ गया। देखिए मैक्सिलरी साइनस की स्पेस भी कम हो गई। इस बल्ज को कहते हैं, एक स्पेशल नाम होता है इस बल्ज का, और इस बल्ज का नाम होता है एंट्रल साइन या हॉलमैन मिलर साइन। एंट्रल मैक्सिलरी साइनस एंट्रल को एंट्रल साइन के भी नाम पे है, दूसरा हॉलमैन मुल्लर साइन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमआरआई की पे या सीटी पे उसकी स्लाइसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है दिखना। और अगर ये दिख जाए तो देन योर डायग्नोसिस आर कंफर्म कि एंजियोफाइब्रोमा है, क्योंकि वो स्फेनोपैलेटाइन फोरामेन में ग्रो करता है। इसकी मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए, कहाँ गया एंट्रल साइन, ये भी मैक्सिलरी साइनस है, ये भी मैक्सिलरी साइनस है, सबको नजर आ रहा है? ये भी मैक्सिलरी साइनस था, ये भी मैक्सिलरी साइनस है, लेकिन फर्क ही पड़ा है कि मैक्सिलरी साइनस के बिल्कुल पीछे जो स्फेनोपैलेटाइन फोरामेन था उसमें क्या ग्रो होना शुरू हो गया, एंजियोफाइब्रोमा ग्रो होना शुरू हो गया, जिसने हमारे पास मैक्सिलरी की पोस्टीरियर वॉल को पुश फॉरवर्ड कर दिया। ये है हमारे पास क्लियर का डिफरेंस कि ये वाली साइड पे एंजियोफाइब्रोमा है और यहाँ एंजियोफाइब्रोमा नहीं है। एक और पिक्चर है यहाँ पे, एक्सटेंट ऑफ द ट्यूमर एंटीरियर गोइंग ऑफ द पोस्टीरियर मैक्सिलरी वॉल इज कॉल्ड मिलर होलमैन या एंट्रल साइन इसे कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई हो? एक और पिक्चर देखिए आगे पीछे से, समझ आ गई थी? चले ठीक है, थैंक यू सो मच। एंट्रल साइन, हॉलमैन मुलर साइन हो गया हमारे पास। इटियोलॉजी हो गई। इटियोलॉजी क्या है कि स्फेनोपैलेटाइन फोरामेन के अंदर शुरू होती है, मैक्सिलरी वॉल के पीछे, पोस्टीरियर वॉल के पीछे, उसे पुशिंग करती है, बल्ज भी करती है, और हमारे पास एपिस्टेक्सिस होती है। अभी क्लिनिकल फीचर्स हम आगे फिर फर्दर रिवाइज करेंगे। पहले क्या सोचा हुआ था, पहले था कि नेजोफेरिंक्स के पोस्टीरियर, नेजोफेरिंक्स की जो है हमारे पास रूफ पे ये अराइज करते, तो क्या अब ऐसा नहीं सोचते, अब हम लोग इस थ्योरी के साथ ज्यादा वी गो अलोंग विद दिस थ्योरी। पैथोलॉजी क्या है, होता क्या है, बताया कि वास्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, वास्कुलर मैंने आर्टरी है इसलिए रेड से शो किया है, और फाइब्रस टिश्यू है हमारे पास एक, और सपोज फाइब्रस को हम ऐसे शो करते थे, ठीक है। पता है मसला क्या है इन आर्टरीज में, हमारे पास हर आर्टरी के अंदर होती है एक एंडोथेलियम, ठीक है। एंडोथेलियम के नीचे होती है, पीछे होती है हमारे पास इंटरनल इलास्टिक लैमिना, फिर आता है उसका मस्कुलेचर। नाउ दिस मस्कुलेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला मस्कुलेचर है हमारे पास हमारी आर्टरीज में, जो उन्हें कंट्रैक्ट कराता है या वेजोडाइलेट कराता है। अगर एक आर्टरी वेजो कंस्ट्रिक्ट ही ना कर पाए तो इसका मतलब ये है, या वेजोडाइलेट ही ना कर पाए तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मस्कुलेचर नहीं है। इलास्टिक लैमिना, इंटरनल इलास्टिक लैमिना, मस्कुलेचर के बाद एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना, दे डोंट डू मच फॉर वेजोडाइलेशन और वेजोकंस्ट्रक्शन। इन आर्टरीज जो कि हमारे पास वैस्कुलेचर का ये जो बिनाइन ट्यूमर है एंजियोफाइब्रोमा, इन आर्टरीज के पास भी मस्कुलेचर वॉल होती ही नहीं, सो दे डोंट कंट्रैक्ट, दे डोंट कंस्ट्रिक्ट। अगर एक पर्सन को एपिस्टेक्सिस की रिपीटेड एपिसोड्स हो रही है, उसे सोचना चाहिए कि ऐसा क्या मसला हुआ है कि मेरी आर्टरीज यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट नहीं कर रही। जैसे मैंने बताया था डिफरेंट मैन्यूअर, सबसे पहले प्रोटस पोजीशन में रहे, फिर उसे कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई करे तो वो वेजो कंस्ट्रिक्ट करे। इन केस वो वेजो कंस्ट्रिक्ट हो नहीं रही और एपिस्टेक्सिस के तमाम हम लोगों ने जनरल मेजर्स लगा दिए, फिर भी मसला जा रहा है, then one should think कि क्या पता मेरी कैपिलरीज एक बहुत ही हेमाटोमैटिस कंडीशन में वो मतलब हो, लाइक उनमें तीनों जो जर्म लेयर्स हैं उसकी वजह से, या जो ट्यूमर है एंजियोफाइब्रोमा उसकी वजह से मेरी आर्टरीज में मस्कुलेचर हो ही ना, इसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्ट कर ही ना पाए। ऐसे पेशेंट को जो एंजियोफाइब्रोमा हम एड्रेनालिन अगर दें भी, एड्रेनालिन कितनी अच्छी वेजो कंस्ट्रक्टर है, वेजो कंस्ट्रक्टर से डोंट एक्ट ऑन इट, व्हाई, बिकॉज वी डोंट हैव द मस्कुलेचर हियर, इसलिए ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो सकती। इट इज वेरी ब्लीड टू टच, इट इज ब्लीड टू टच। इसको गलती से भी टच करने की गलती ना करना। वी डोंट टेक बायोप्सी इन दिस सिचुएशन। If we find out कि person is suffering from angiofibroma, no biopsy. Why? Because touch करते हैं तो bleed करती है, उसकी bleeding नहीं रुक सकती. We cannot control the bleeder, and you know why? Because it does not have musculature, it cannot contract. कहने को तो angiofibroma बड़ा acute सा है, but इतना acute और मासूम नहीं है. Why? एक तो it lacks capsule, no capsule. दूसरा ये इन्वेड करता है,
कहने को सिर्फ ये मासूम है, ये वैसे ऐसे मासूम नहीं है। इट हैज नो कैप्सूल एंड इट डज इन्वेड। कहाँ कहाँ इन्वेड करता है अब हम ये पढ़ते हैं। मैं ये मिटा दूं। आई गेस यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि हम इसकी पैथोलॉजी क्या है। फाइब्रस और वेस्कुलर टिश्यूज है हमारे पास, जो वेसल्स हैं एंडोथेलियम लाइंड है उसमें ना। अच्छा, जो इसमें वेसल्स है ना उसमें इलास्टिक लैमिना है ना उसमें वेस्कुलर लैमिना है, बस एंडोथेलियम, बस सिंपल एंडोथेलियम के स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे वेसल, इस तरह के एंडोथेलियम, ना मस्कुलेचर है ना कोई इलास्टिक लैमिना। आर यू गाइस क्लियर? चल, थैंक यू सो मच शहनाज। ओके, जेडी रेस कर दूं मैं कोलमैन मुलर। चल ठीक, थैंक यू। ये कहाँ एंजियोफाइब्रोमा कहाँ कहाँ जाता है? एक तो हमने पढ़ा कि मैक्सिलरी साइनस के अंदर चला जाता है या मैक्सिला को पुश कर देता है, राइट? मैक्सिलरी साइनस को पुश कर देता है। दूसरा ये कि मैक्सिला के बिल्कुल ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर ये एक आंख है, नाक है, मैक्सिलरी साइनस है ये और ये लिप्स है, तो मैक्सिलरी साइनस अगर अफेक्ट हो रहा है तो इसके बिल्कुल ऊपर आंख है। ऑर्बिटल प्लेट का फ्लोर बिल्कुल मैक्सिला के ऊपर है, ठीक है? अगर मैक्सिलरी साइनसाइटिस भी हो तो वो आंख को डिस्टर्ब करके ऑर्बिटल सेलुलाइटिस करा देता है। इन द सेम वे मैक्सिलरी साइनस जब डिस्टर्ब होता है तो बड़े आराम से ऑर्बिट को भी डिस्टर्ब कर सकता है। ये ऑर्बिट को किस तरह डिस्टर्ब करेगा, ये बड़े मजे का साइन होने लगा है, जिसने फ्रॉग फेस डिफॉर्मिटी करा दी है इस पर्सन, फ्रॉग फेस डिफॉर्मिटी। फ्रॉग फेस डिफॉर्मिटी क्या है? यहाँ से हमारे पास जो एंजियोफाइब्रोमा जो ट्यूमर होगा ना, वो आंखों की ऑर्बिटल प्लेट में इस तरह उन्हें डिस्टर्ब करेगा कि इट विल लीड टू द प्रोप्टोसिस ऑफ द आईज। आंखें बाहर की तरफ आती हुई नजर आएंगी। इतना ऑर्बिटल फ्लोर को इट विल पुश या इट विल गिव अ काइंड ऑफ ऑर्बिटल जो हमारे पास फीचर है उसमें से जाके इंफीरियर ऑर्बिटल फीचर में से जाके सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर में से जाके एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट, एपेक्स होती है। अगर आईबॉल ये है, वी हैव द एपेक्स ऐसे, ये कॉर्निया है, ये स्क्लेरा है, बाकी पूरी ऑर्बिट ऐसे है और ये उसका फ्रेमवर्क है। उसने फ्लोर से ऐसी उसमें मैकेनिकल पुश है एंजियोफाइब्रोमा के स्ट्रक्चर की वजह से, या उसने इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर या सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से जाके एपिक्स को इतने बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है इस एपिक्स को कि आंख बाहर की तरफ प्रोट्रूड करे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एंजियोफाइब्रोमा ने सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर या इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से एपिक्स को तबाह बर्बाद करना है सो दैट द आई मूव फॉरवर्ड एंड प्रोप्टोस। Okay, it will lead to proptosis of the eyes and it will form a frog face deformity. यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि आंखें प्रोप्टोसिस हो चुकी हैं? आंखों की प्रोप्टोसिस जो नॉर्मल होती है वो 14 to 21 होती है, लेकिन सॉरी नॉर्मल 14 to 21 नहीं होती। जो प्रोप्टोटिक आईज होती हैं उसका जो जितना निकला हुआ होता है कैंथल और इंट्राप्यूपिलरी सारे टेलीकैंथस हुआ होता है। बेसिकली एक आई प्यूपिल का दूसरी प्यूपिल के साथ डिस्टेंस जो होता है और एक कैंथस का दूसरे कैंथस के साथ जो डिफरेंस होता है, जो मीडियल कैंथा के डिफरेंसेस होते हैं, वो बहुत एक वाइडली स्पेस नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है? तो उस डिफरेंस को मेजर करके वी गेट टू द पॉइंट कि नहीं आंखों की प्रोप्टोसिस हुई भी है और दिस इज द फ्रॉग फेस डिफॉर्मिटी। हम मैक्सिलरी साइनस का साइन भी चेक कर लेते हैं और डिफरेंट आगे डायग्नोसिस बताएंगे, इससे कर लेते हैं। एक तो बताया कि ये आईज में घुस जाता है, दूसरा ये मैक्सिलरी साइनस में घुस जाता है। मैं ये अरेज कर दूं, ये चलो नीचे लिखते हैं। तीसरा ये नाक में भी घुस जाता है, नाक में घुस के नेजल ऑब्स्ट्रक्शन करा देता है, नेजल डिस्चार्ज, epistaxis, the most important presenting complaint in this scenario is epistaxis. epistaxis को तो कभी भी नहीं भूल। नोजल कैविटी या नोज में जाके ऑब्स्ट्रक्शन कराता है, डिस्चार्ज कराता है और एपिस्टेक्सिस
करा देता है। इसके अलावा ये क्रीनियल कैविटी में जाके डिफरेंट नर्व्स को भी, नर्व्स की पैरालिसिस भी करा सकता है, नर्व्स को डिस्टर्ब भी कर सकता है, जो क्लिनिकल फीचर्स में प्रेजेंट करेगा। इज एवरीबॉडी क्लियर? ये कहाँ कहाँ एक्सटेंशन अपनी भेज सकता है? क्लियर? चले, वेरी गुड, जाके आप इनाम में दे देंगे। ओके, अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। सबने क्लिनिकल फीचर्स मुझे लिखवाने हैं, मैंने आपको सारा क्लिनिकल फीचर्स की आगाही दे दी हुई है। सब मुझे बता, हाउ वुड अ पर्सन प्रेजेंट, एज कितनी होगी उस पर्सन की, किस कैटेगरी का होगा, एडोलेसेंट होगा, टीनेज होगा, चाइल्डहुड होगा, बताएं। आई की एक सेकेंड बिफोर टेलिंग एवरीबॉडी, नूर का मैसेज आया है, आई की एपेक्स कहाँ होती है। ओके, ये है, पहले ना आई को स्टडी कर लेते हैं। अगर हम आई का बनाए ना ऑर्बिट, जो पैरामिडल शेप होता है, बेसिकली आई का ऑर्बिट जो होता है पैरामिडल शेप होता है, ये हमारे पास आ, ये उसका कॉर्ड है, यहाँ जो लेंस का, ठीक है, ये होती है उसकी एपेक्स जो बोनी फॉर्म में आती है। बोनी नेटवर्क जो पैरामिडल होता है ना, पैरामिड जो बनता है डिफरेंट प्लेट से, आगे नीचे ऊपर नीचे, फ्रंटल प्लेट, जाइगोमैटिक, मैक्सिलरी, सारी ऊपर नीचे प्लेट्स मिलके इसे ऑर्बिट की फॉर्म में देती है, और यहाँ से हमारे पास ऑप्टिक नर्व आती है और जाती है। एपेक्स पीछे से डिस्टर्ब होगा, ये पीछे से डिस्ट्रॉय होगा। डिस्ट्रॉय ना सिर्फ ये डिस्ट्रॉय होगा, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन आएगी और ये पुश करेगी आंखों के बाहर निकले, ठीक है। नूर, आर यू क्लियर? सुपीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर फीचर्स जो होते हैं, ये आप ना बीडी पढ़ें, आप शायद आई का स्ट्रक्चर भूल गए हैं। सुपीरियर इंफीरियर ऑर्बिटल जो फीचर्स हैं आपको बीडी से पढ़ें, नहीं समझ आएंगे देन आई लेट यू नो। हमारे पास इसी पीछे एपेक्स में ही दो फीचर्स आते हैं, स्कल की बोन्स। आपने कभी स्कल को स्टडी किया होगा तो यू वुड हैव सीन के दो फीचर्स होते हैं इस एपेक्स में, एक सुपीरियर में होता है, मतलब ऊपर होता है, और एक नीचे होता है। चलें, अब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स ऑफ एंजियोफाइब्रोमा। ओके, प्रोफ्यूज एपिस्टेक्सिस, प्रोक्टोसिस, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, टीनेज, वेरी गुड। ऐसे ही होगा, एक पर्सन है, टीनेज में आया है, 13 इयर्स की एज में आया है, 13 इयर्स ओल्ड है एक पर्सन, और मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी मेल होगा, ठीक है। देयर विल बी प्रोक्टोसिस, फ्रॉग फेस डिफॉर्मिटी है उस पर्सन को, उस पर्सन को, और क्या पता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी है और नेजल डिस्चार्ज भी है। एक और बड़े मजे की बात है जो मैंने आप लोगों को शायद बताई थी और बताई भी होगी भी, जब भी हमारे पास नोज में कोई मसला हो या नेजोफैरिंक्स में कोई इशू है, जैसे ये नेजोफैरिंजियल ट्यूमर है, तो हमारे पास जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है, जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है जिसके साथ हमारे पास मैलियस और इंकस और स्टेपिस अटैच होते हैं। मेरी प्लीज ड्राइंग को कोई बुरा बनाना, मैलियस, इंकस और स्टेपिस। यूस्टेशियन ट्यूब जो कि खुलती ही नेजोफैरिंक्स में है, जब ये नेजोफैरिंजियल ट्यूमर है, अगर नेजोफैरिंक्स में कोई ट्यूमर हो जाए इसकी वजह से यूस्टेशियन ट्यूब हमारे पास बंद हो जाए, तो क्या कंडक्टिव हियरिंग लॉस अंदर नहीं होगी? जब ये बंद हो जाएगा, यूस्टेशियन ट्यूब बंद हो जाएगी, अंदर क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव प्रेशर विल बिल्ड अप, जो हमारे पास यहाँ पे करके होगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो रिट्रैक्ट कर देगी, यहाँ पे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो अंदर रिट्रैक्ट कर देगी, देयर विल बी नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर की वजह से क्या होगा, क्योंकि अभी कोई बैक्टीरिया अंदर नहीं गया, इट इज अ ट्यूमर, इट इज नॉट अ बैक्टीरियल कंडीशन, बैक्टीरिया अंदर नहीं गया, सिरोजल जो होगी हमारे पास इन्फ्लेमेशन, सिरोजल ब्लॉकेज आना शुरू हो जाएगी, एडीमा होगा और इट विल लीड टू नॉन, क्या उसे कहते हैं, सॉरी मैं नाम ही भूल गया,
हाँ, नॉन सुपरेटिव इफ्यूजन हो जाएगी हमारे पास। नॉन सुपरेटिव क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया नहीं है, सिर्फ सीरस कोलेक्शन हुई हुई है और टाइटस मीडिया हो जाएगा, सीरस और टाइटस मीडिया विद नो सुपरेशन एंड इट विल लीड टू कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। तो ये भी, हाँ जी, थैंक यू सो मच मोमना, आपने मुझे बता दिया। एक ट्यूमर जो कि यूस्टेशियन ट्यूब नेसोफेरिंक्स में हुआ है, वो यूस्टेशियन ट्यूब को बंद करेगा, बंद करने की वजह से अंदर नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप होता है और नॉन सुपरेटिव इफ्यूजन हमारे पास हो जाती है सीरस और टाइटस मीडिया, इसकी वजह से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। So a person may come with the history of conductive hearing loss along with epistaxis, recurrent profuse epistaxis, जिसकी वजह से इतनी उस पर्सन का epistaxis होगी, पर्सन में प्रेजेंट विद एनीमिया। अब आप उसकी एग्जामिनेशन करोगे, आप उसके नेजोफेरिंक्स में देखोगे, आप एग्जामिनेशन करोगे तो नेजोफेरिंक्स में आपको नजर आएगा एक पिंकिश या पर्पल किस्म का एक मैस पड़ा हुआ और सिसाइल सा। मुझे कोई सिसाइल और पेडंकुलेटेड में डिफरेंस पता है। मैंने ये क्यों बोला कि पिंक और पर्पल किस्म का सिसाइल सा मैस है? ये मैं रेज कर दूं नेगेटिव प्रेशर को, जो मैंने कंडक्टिव हेयरिंग लॉस समझाया, रेज कर दूं। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस सबको समझ आ गए? चलें ठीक है, मैं कर दूंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब पता है सिसाइल और पेडंकुलेटेड में क्या डिफरेंस होता है? व्हाई आई सेड सिसाइल है, मैंने ये क्यों नहीं बोला पेडंकुलेटेड है? नूर आप बताएं। वेरी गुड, ब्रिलियंट, क्लैपिंग। नूर ने हमें बताया कि सिसाइल और पेडंकुलेटेड में डिफरेंस ये है कि हमारे पास स्टॉक नहीं है। पेडंकुलेटेड वो होगा जिसमें स्टॉक है, सिसाइल वो होगा कि अगर ये हमारे पास नेजोफेरिंक्स की सरफेस है तो उसके ऊपर ही अटैच होगा। मतलब अगर नेजोफेरिंक्स या स्फिनोफेलेमेंट की सरफेस है तो उसके ऊपर नो स्टॉक, यहाँ स्टॉक होगा, यहाँ नो स्टॉक। ठीक है, ऑल क्लियर? जी जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि सिसाइल डायरेक्टली बेस से अटैच होता है और पेडंकुलेटेड की स्टॉक होती है। वेरी गुड नूर, एक्सीलेंट। अच्छा चलें, इसी के साथ ना अभी प्रेजेंटिंग कंप्लेन करें तो हम लोग ना पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस भी रीड आउट करते हैं। अच्छा, ये मुझे आंसर देना है मोमना, आपने गौर से सुनिएगा। अ 12 years old बॉय है, मेल है, 12 years टीनेज में है या 10 to 20 की एज में है, with profuse he presented to OPD with profuse bleeding, epistaxis, recurrent epistaxis for last 6 months. He is anemic, इतनी epistaxis है कि he is anemic with nasal speech and conductive hearing loss, with loss of nasal speech उसकी denasal speech है और हमारे पास कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है एंड सीरस ओटाइटिस मीडिया। मतलब वो पर्सन प्रेजेंट करता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और सीरस ओटाइटिस मीडिया होगा उस पर्सन को। ही हैज गॉट प्रोप्टोसिस भी है उसे, एंड स्वेलिंग ऑफ द चीक। स्वेलिंग ऑफ द चीक क्यों है? हॉलमैन मुलर साइन के मैक्सिलरी पुश हो रहा है, मैक्सिलरी की जो है हमारे पास है वो पुश हो रहा है, जिसकी वजह से जो है चीक जो है वो बड़ी प्रोमिनेंट सी, बड़ी स्वेल किस्म की चीक नजर आ रही है। And a lobulated mass in the nasopharynx. What is the most probable diagnosis? Diagnosis क्या है आपका? ये सारी चीजें उस पर्सन को, तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात, यस, नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा। अब हम लोगों ने इसी के साथ करना है डायग्नोसिस भी, लेकिन उससे पहले मैं शहनाज और नूर से क्वेश्चन पूछ लूं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है शहनाज आपके लिए। A 16-year-old patient presents with profuse recurrent epistaxis and nasal blockage. On examination, there was a pinkish mass in nasopharynx filling the both choanae. What is the most probable diagnosis? उसने nasal के दोनों corners को block किया हुआ है, ऐसी growth है। What is your most probable diagnosis?
शहनाज आर यू विद अस? अच्छा, जब तक शहनाज, यस वेरी गुड, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, वेरी गुड, थैंक यू नूर। अच्छा नूर, अब आपके लिए क्वेश्चन है, a 12-year-old boy presents to ENT with a recurrent epistaxis from the right side for the past 3 years. Right side से उसे epistaxis है for the last 3 years. He also has right nasal blockage. His right cheek is bulging and there is reddish mass in the right side of the nose in the region of the posterior cornea. Posterior cornea मतलब nasopharynx के अंदर, ठीक है? Oral cavity examination showing bulging of the right side of the palate. Red smooth mass hanging in the nasopharynx. There is no palpable lymph node in the neck. No lymph node मतलब कोई cancerous नहीं है, कोई benign चीज है. So what is your diagnosis? Yes, very good नूर, आपने सही जवाब दिया, nasopharyngeal angiofibrosis. ये आपने पहले, हाँ पहले वाला लिखा था, सही, बिल्कुल सही. अच्छा, अब इसकी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज आती है, अक्सर पूछी जाती है, डायग्नोसिस. हाउ वुड यू डायग्नोस? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इट इज वेरी ब्लीड टू टच. तो फिर इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है? हाउ डू वी सेपरेट इट कि ये एक हमारे पास बिनाइन है, जो ट्यूमर है बिनाइन है, कैसे इसकी बायोप्सी नहीं कर पाते तो क्या करते हैं? मोस्ट केसेस में तो कहते हैं कि सिर्फ एग्जामिनेशन करें एंड गिव योर स्टेटमेंट. बट व्हेन, क्योंकि अक्सर ये आइडेंटिफाई हो जाता है, बट इफ बायोप्सी कभी फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं है, ठीक है? बायोप्सी इज नेवर ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी. बायोप्सी सेकंड प्रायोरिटी पे है व्हेन वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, बिकॉज इट इज ब्लीड टू टच. इसकी बायोप्सी बहुत छू छू कर होती है. छू छू के मतलब एक तो पर्सन को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर होती है, पूरे ब्लड का इंतजाम होता है, ब्लड बैग्स अरेंज होते हैं. हमारे टीचर ने, सर वैस ने बताया था कि 8 ब्लड बैग्स अरेंज, ठीक है? और पूरी मैनेजमेंट होती है जो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए फुल रेडी बैठी होती है. इसके बायोप्सी कोई बच्चों का खेल नहीं है. एक टच करने में ब्लीड कर जाता है तो इसकी बायोप्सी लेने के लिए द पर्सन शुड बी इन जनरल एनेस्थीसिया. इसे दूसरे ट्यूमर से डिफरेंशिएट करने के लिए जनरल एनेस्थीसिया में लेते हैं, तमाम अरेंजमेंट करते हैं जो ब्लीडर पॉइंट से ब्लीडिंग को रोकने के लिए की जाए, और ब्लड बैग, उस ब्लड ग्रुप के 8 ब्लड बैग तकरीबन लेते हैं, ठीक है? डायग्नोसिस क्लियर है? अब हम लोग आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में कि पता कैसे चलता है. जब भी ये क्वेश्चन आया है पास्ट पेपर्स में भी, दे ऑलवेज आस्क कि बताएं, गिव द इन्वेस्टिगेशन यू वुड कैरी आउट टू होल्ड योर डायग्नोसिस. तो अपने डायग्नोसिस के साथ इन्वेस्टिगेशंस क्या देंगे? एक तो मैंने बताया कि होलमैन मुल्लर साइन देखना है थ्रू सीटी स्कैन, ठीक है? सीटी स्कैन वो भी कंट्रास्ट, आईवी में कंट्रास्ट देंगे और सीटी स्कैन कंट्रास्ट के साथ देंगे. एमआरआई में हमें शो हो जाएगा एंट्रल साइन. इसके अलावा हम लोग जो है, क्योंकि एंजियोफाइब्रोमा है मतलब वैस्कुलेचर को इन्वॉल्व करते हैं, तो हम लोग उसके करा सकते हैं कैरोटिड एंजियोग्राफी. और बस ये सारी इन्वेस्टिगेशन कराने के दौरान हम लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 2-3 ब्लड यूनिट्स भी होने चाहिए. आई रिपीट, हम लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए? एक एक्सरे भी डाल लें, एक्सरे भी करा लेते हैं. एक्सरे ऑफ लेटरल व्यू, एक्सरे हमेशा एक्सरे लेटरल व्यू PNS कराते हैं अगर हम लोगों ने जैसे साइनसेस को देखा. Investigation, what investigation we would carry out? We will go for the X-rays, we will go for the CT scan, IV contrast, we will go for the MRI जिसमें हमें एंट्रल साइन दिख जाएगा, और even we can go for the carotid angiography. ये सिर्फ फिल करने के लिए स्पेस. Am I clear? ठीक है. अच्छा, अब मैं